नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट हल कर रहे थे, जिसमें हमारा 2 वीडियो हो चुका है। आज ये तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। आज आप लोगों का फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है वो हम समाप्त कर देंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, 2 जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें लॉन्ग आंसर कर लिया है, लेकिन आज जो होगा वो लॉन्ग आंसर भी एक होगा और उसके बाद जो शॉर्ट आंसर भी होंगे। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़िए और देखिए कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पर आप लोग कर पा रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। इससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार के बीएड से संबंधित सभी जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन 6, विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्वों एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो हम उत्तर देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्व क्या हैं? विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर 1 क्या है? नियोजन। नियोजन मतलब आप ये जान लीजिए, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में खाका तैयार करना, उसके बारे में सोचना। जैसे कि आपने बीएड किया होगा तो बीएड करते समय आप लोग उसके पहले फॉर्म फिलअप किया होगा, उसके बारे में सोचा होगा कि बीएड करने के बाद क्या होगा और हम टीचर बनेंगे। तो ये नियोजन होता है कि किसी कार्य को प्रारंभ करने उसके लक्ष्य तक योजना तैयार की जाती है। अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करके उसके लक्ष्य तक योजना तैयार की जाती है, जिसके लिए विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों को पूर्व निर्धारण करना पड़ता है, जिससे कि सरलतापूर्वक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी कारण नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया की प्रथम आवश्यकता है। अर्थात नियोजन जो होता है वो जो प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन की प्रथम जो तत्व कौन सा है वो नियोजन ही कहलाता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले आप उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, तभी वो कार्य को करेंगे। तो नियोजन पहला ही होता है। तो इसके बारे में, नियोजन के बारे में क्या बोल दिया गया है? जेवी सीयर्स के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि प्रशासन में आयोजन का सीधा अर्थ है किसी काम को करने के लिए या किसी समस्या को हल करने के लिए निर्णय लेने हेतु तैयार हो जाना। अर्थात आप लोग, ये सीधा सा वर्ड है कि प्रशासन में आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो पहले आप सोचते हैं, पहले निर्णय लेते हैं। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है, बीएड करने वाले हैं या बीएड कर रहे हैं तो आप लोग सोच विचार करेंगे उसके बारे में, तभी कोई डिसीजन उस कार्य को करने से पहले लेंगे। तो शैक्षिक प्रबंधन में हर समस्या का समाधान क्रममाला योजना बनाकर किया जा सकता है। यह मार्गदर्शन का कार्य करती है तथा आने वाले अवरोधों, समस्याओं एवं विफलताओं से बचाती है। जब आप किसी चीज़ की तैयारी करने वाले होते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसको नफ़ा या नुकसान या फ़ायदा, ये सभी चीज़ें सोच कर ही करते हैं कि अगर ये काम हम करते हैं कि हमारा इसमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो उस कार्य को आप क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, उस कार्य को नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता है कि प्रबंधन के तत्वों में संगठन। तो संगठन के बारे में देखते हैं कि संगठन संगठन की आवश्यकता किसी भी बड़ी योजना एवं लक्ष्य को क्रियान्वित करके कार्य रूप में परिवर्तित करके के लिए होती है। सामान्यतः लोग संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन में कोई अंतर नहीं समझते, परंतु ऐसा नहीं है। संगठन से तात्पर्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित किए गए व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। अर्थात संगठन का यहाँ पे बताया जा रहा है कि संगठन किसको बोलते हैं? संगठन का तात्पर्य है कोई विशेष कार्य हो और उसको करने के लिए अगर हम कुछ समूह, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें, तब अगर उस कार्य को करते हैं तो उसी कार्य को क्या बोलते हैं? संगठन का रूप दे देते हैं। संगठन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। अर्थात बहुत सारे लोगों जो होते हैं वो एक साथ कार्य करते हैं और जिसके कारण जो होता है वो कार्य आराम से हो जाता है और व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच जाता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आप देख लीजिए कि अब विद्यालय में संगठन कैसे काम करता है, जिसमें अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रशासक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। इन सभी के योगदान से ही जो मूलभूत शुरू में मैंने क्या बताया था कि लक्ष्य क्या है? लास्ट लक्ष्य है कि लोगों को शिक्षित करना, विद्यार्थियों को, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षित करना और समाज में उनका महत्वपूर्ण योगदान देना। तो ये कैसे होगा? तो यही अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, प्रशासक, इन सभी के योगदान से ही ये जो आपका शिक्षण का कार्य होगा ये पूरा हो सकेगा। तो चाहे वे भौतिक संसाधन जुटाने वाले हों या शिक्षा की गुणवत्ता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हों, सभी प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिए आप लोग, ये टेबल बेंच बनाने वाला, चाक बनाने वाला, ठीक है, पानी पिलाने वाला, नल बनाने वाला, ठीक है, हर एक चीज़ जो भी विद्यालय में है, सभी लोग क्या संगठित होकर ही तो काम करते हैं कि आप ये करिए, आप ये। ऐसा तो नहीं टीचर जाके नल बनाने लगेगा, टीचर टेबल बनाएगा, ठीक है, प्रधानाध्यापक जो है वो कल
स्कूलों बच्चों को घर से स्कूल में लेके आएगा, ऐसा नहीं है, सबका कार्य है। अगर ड्राइवर है, अगर वो बच्चों को स्कूल में टाइम से ना लाए तो क्या होगा, शिक्षा वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है, शिक्षण कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। अभिभावक जो है अपने बच्चों को अगर नहीं भेजता है, शिक्षण कार्य खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर टीचर आके बच्चों को नहीं पढ़ाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी संगठन के द्वारा ही जो शिक्षा का विकास है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध भौतिक मानवीय संसाधनों एवं प्रयासों का समन्वय करके उन्हें क्रियाशील बनाने से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है निर्देशन। तो जैसा कि निर्देशन के बारे में आप लोग याद है, बस आप लोग वर्ड को समझिए और वर्ड को समझ कर ही आप लोग कितने पेज चाहें उतना पेज आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर निर्देशन है, निर्देशन का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए कैसा कौन सा कार्य होगा उसको बताने वाला ही क्या होता है, वो निर्देशन ही होता है। अर्थात कोई कार्य किस प्रकार करना है वही निर्देशन कहलाता है। तो देख लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन में निर्देशन का अति महत्व है। क्यों कि कार्य करने वाले कितने ही अधिक लोग हों, परंतु जब तक उन्हें यह पता नहीं होगा कि किस कार्य को कब और कैसे करना है, वे नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें उचित समय पर उचित कार्य करने के लिए आदेशित एवं निर्देशित किया जाता है। अतः संस्था में विभिन्न कार्यों को संस्था की नीतियों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों के अनुरूप समय समय पर निर्देशित किया जाता रहना चाहिए। तो याद रखिए आप लोगों को कि प्रिंसिपल है, तो उस स्कूल में जो प्रिंसिपल हो क्या है, वो निर्देशन देता है कि प्रधानाचार्य की घंटी जो है, टीचर बताता है कि आपको किस घंटी में कब जाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, क्या टॉपिक आज पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, प्रधानाचार्य करता है। तो निर्देशन का काम करता है। और प्रधानाचार्य को कौन निर्देश देता है, ऊपर जो उसके अधिकारी बैठा हुआ है। अगला पॉइंट है समन्वयन। तो समन्वयन का तात्पर्य प्रत्येक संस्था या तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिना कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। एक लय क्रम का अनुपालन करना ही समन्वय कहलाता है और संस्था के विकास के लिए यह आवश्यक कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न कार्यों को करने के लिए नियोजित होते हैं। मस्तिष्क अंगों के मध्य समन्वय से ही संपूर्ण कार्य ठीक होते हैं। समन्वय का मतलब कि ये जानिए कि हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है और हम लिख कुछ और रहे हैं, तो क्या हुआ, दिमाग और हाथ का जो समन्वय है वो नहीं हो पा रहा है। दिमाग कुछ और सोचेगा और हाथ कुछ और लिखेगा, तो इसका मतलब कि जो शरीर है, वो शरीर के जो पार्ट हैं वो एक दूसरे से समन्वित कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए वो नहीं लिख पा रहा है कुछ भी। अगर जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं और वही हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वही जो हम सोच रहे हैं, दिमाग भी वही काम कर रहा है और उसकी सहायता कौन कर रहा है, आँख कर रहा है, और हाथ भी वही काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, हाथ में, आँख में और मस्तिष्क में, इन सभी तीनों चीज़ों में क्या है, समन्वय स्थापित हो चुका है और सभी चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाती हैं। और जब तीनों में समन्वय स्थापित हो जाता है तो आप देखते होंगे जो आप चाहते हैं वो आप लिखते हैं। जैसे मैं अभी बोल के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही मेरी ज़ुबान पे आ रहा है। तो क्या है, ज़ुबान और दिमाग का समन्वय बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हो गया है। तो इसी प्रकार स्कूल कॉलेजों में भी समन्वय होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नियंत्रण। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नियंत्रण जिस चीज़ पर नहीं होगा तो समझ लीजिए वो चीज़ बेकार हो जाएगी। तो कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए देख रेख एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे लक्ष्य के अनुरूप उद्देश्य प्राप्ति की सही दिशा में कार्य कर सकें। जैसे कि आप कोई घर बनवा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि अगर कोई लेबर आके काम करता है तो आप देखेंगे कि जब तक आप वहाँ पे खड़े होंगे तब तक वो लेबर, वो मिस्त्री अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, ना बात करेंगे, ना वो लोग मतलब कुछ भी टाइम पास भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटे, लेबर मिस्त्री आपस में बात करके आराम से बैठते हैं, आराम से मज़ा लेते हैं। तो क्या है, जब तक आप खड़े हैं उनके ऊपर नियंत्रण है, डर बना हुआ है कि ये पैसा हमको देंगे और जो मर्जी करे वो हमसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो डर के मारे करते हैं क्योंकि उनका वो काम है घर बनाना। तो ऐसे ही स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी प्रशासन, क्या हर चीज़ का नियम है, नियंत्रण। आपके पिताजी का आपके ऊपर नियंत्रण है, आप उनके सामने कोई गलत काम नहीं कर सकते, तो ये उनका नियंत्रण है। नियंत्रण से ही क्या होगा, सफलता की जो रेट होती है सफलता की, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। तो ये बात मानिए आप लोग कि अगर नियंत्रण है तो आप सफल ही होंगे। अगला क्या है, मूल्यांकन। अब आपने क्या बोला कि सब काम कर लिया, अब अपना मूल्यांकन आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप दिन भर खूब पढ़ाई किए, ठीक है, 10-12 घंटा, 15-24 घंटा पढ़ लिया आप, लेकिन रात में जब सोते समय आप अपना मूल्यांकन करिए, क्या जो 12 घंटा मैंने पढ़ाई की है, क्या वो आज दिमाग में मेरे है, क्या मैंने उससे कुछ सीखा। अगर वो मूल्यांकन में सही पाते हैं तो वो पढ़ाई क्या है, जेन्युइन है, आपने बहुत अच्छा किया, पढ़ाई किया, आपके दिमाग में है और वो रहेगा भी। अगर आपने 10 घंटा पढ़ाई किया और अपना मूल्यांकन करने बैठे और मूल्यांकन क्या हुआ,
कुछ भी आपको याद नहीं है तो उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो मूल्यांकन के बारे में देख लेते हैं। किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किए गए प्रयासों को अगर निवेश के अनुरूप लाभ न हो या सही परिणाम प्राप्त न हो तब उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए तो मैंने बताया ना कि अगर जो आपने टाइम लगाया है 12 घंटे पढ़ाई करने में, अगर उसका मूल्य निकल कर सामने नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आपको याद नहीं है 12 घंटे बाद, तो क्या हुआ, वो 12 घंटा आपका बेकार चला गया, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह गया 12 घंटे का। इसलिए किए गए प्रयासों की समय समय पर जांच जो है करते रहना चाहिए, जिससे कि यह ज्ञात होगा कि लक्ष्य की पूर्ति में कितना सफल हो सकेंगे। तथा अच्छे कार्य को करने वाले संस्था के कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन एवं इनाम दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी तक विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्वों को देखा है, तो अब हम लोग देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में। तो विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य जो है निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है? विद्यालय संचालन। तो विद्यालय संचालन का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने स्कूल खोला हुआ है तो स्कूल किस लिए खोला है? शिक्षा की प्राप्ति के लिए, शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि शिक्षा संचालन। अगर सही तरीके से शिक्षा संचालन वहाँ पे हो रहा है तो विद्यालय संचालन का जो कार्य है वो अपने उद्देश्य में पूरा हो चुका है। तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों की अधिक प्राप्ति, मतलब अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त की जा सके एवं समन्वय का सम्यक जो है उपयोग हो सके। अर्थात जो वहाँ पे स्कूल हैं, जो वहाँ पे बच्चों से संबंधित चीज़ें हैं, जो स्कूल से संबंधित चीज़ें हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करके शिक्षा को अधिक से अधिक दिया जा सके। विद्यालय संचालन में समय समय पर आने वाली कठिनाइयों, जटिलताओं एवं समस्याओं को सम्मिलित प्रयास से हल करने में सहायता प्रदान करना है विद्यालय संचालन के लिए। तो दूसरा क्या है? शीर्षस्थ योजनाओं एवं नीति निर्माताओं द्वारा प्राप्ति। देश के संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर निर्देशन दिए गए हैं और राज्य सरकारें इनके अनुरूप कानून बनाकर देश के विद्यालयों को उपलब्ध कराती हैं, जिसका उद्देश्य यह होता है कि देश की भावी पीढ़ी को एक सकारात्मक दिशा में देश की आवश्यकता अनुसार शिक्षा मिल सके। इन्हीं नियमों एवं शर्तों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी होती है तथा यह सुनिश्चित करना प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य होता है। तो ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टीम भावना का विकास करना। टीम भावना विद्यालय में विभिन्न कार्य सहयोग से मिलजुल कर किए जाते हैं। यही गुण बालकों में विकसित किए जाने चाहिए। बालक जो विद्यालय में प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक, लिपिक जो लिखते हैं, चपरासी, छात्रों एवं अभिभावकों को साथ मिलाकर कार्य करते हुए देखते हैं तो उनमें भी उत्तरदायित्व का गुण विकसित होता है और साथ रहने एवं कार्य करने की भावना एक अच्छे प्रबंधक की प्रेरणा है। ये भी बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि टीम भावना के साथ अगर कोई काम किया जाए और सही तरीके से किया जाए, सही दिशा में किया जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। चौथा देख लेते हैं, सही कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करना। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुरूप दायित्व सौंपना एवं वांछित कार्य के लिए चुनना। मतलब अब आप लोग बीएड कर रहे हैं, अब किसी विद्यार्थी को, बीएड करने वाले विद्यार्थी को पहुंचा दिया जाए, साइंटिस्ट बना दिया जाए, ठीक है, नासा में बैठा दिया जाए या इसरो में बैठा दिया जाए, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सही जगह पर सही व्यक्ति को रहना चाहिए और सही चीज़ जो होगा तभी हो पाएगा, सही दिशा में कार्य तभी हो पाएगा। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर प्रधानाचार्य का कार्य अगर चपरासी करने लगेगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी और चपरासी का कार्य प्रधानाचार्य करने लगेगा वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो सही चीज़ों के लिए सही लोगों को नियुक्त करना ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट 5 देखते हैं कि विद्यालय को समाज के लघु रूप में विकसित करना। विद्यालय के अंदर एक ऐसा माहौल चाहिए जिससे कि वह समाज का एक लघु रूप प्रतीत हो। विद्यार्थी जो कुछ भी विद्यालय से सीखता है उसका प्रयोग वो समाज में ही करता है तथा विद्यार्थी जीवन में ही प्रबंधन के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित होकर वह भविष्य के जीवन के लिए प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रबंधन का कार्य उद्देश्य जो है बालकों का समाजीकरण भी है। तो ये भी बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। छठा देखते हैं क्या है कि विद्यार्थी कार्यों एवं गतिविधियों का संयोजन एवं संचालन। विद्यालय में विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों का आयोजन एक अच्छे विद्यालय की पहचान होती है, जैसे खेलों का आयोजन, वार्षिक प्रतियोगिता, सेमिनार, संगोष्ठी, विज्ञान पर पाठ्य एवं सहगामी क्रियाएं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन इत्यादि। क्षमतावान शिक्षकों की पहचान, कार्यों की निगरानी एवं प्रगति की देखभाल करना और कार्यों की संपूर्णता एवं निर्देशन एवं नियंत्रण अच्छे प्रबंधन का कार्य होता है। ये भी आसान है। सातवां देखते हैं, जटिल कार्यों एवं लक्ष्यों को सुगमतापूर्वक प्राप्त करना। जब अच्छा प्रबंधन हो तो विद्यालय
कि जटिल से जटिल कार्य एवं उद्देश्य भी टीम वर्क के द्वारा उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार टीम के सदस्यों में आत्मविश्वास एवं संतुष्टि की भावना का विकास होता है। कर्मचारी पुनः नए कार्य का उत्तरदायित्व करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये बात मैं समझा दूँ, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप मेरा वीडियो देखेंगे और जब आपको समझ में आने लगेगा तो जाके पेपर दे के आएंगे, और पेपर दे के जब अच्छे से आएंगे, आपको क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे से लिख के आएंगे तो आपका नंबर अधिक आएगा, और नंबर जब अधिक आएगा तो आप उससे मोटिवेट होंगे। मोटिवेट आप जो होंगे तो और भी जो भी अदर काम आप जो कर नहीं पा रहे थे उसको भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आप इस समय हैं कि मैंने कर दिखाया है, तो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ कोई भी काम। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई थी। 8वां क्या है, नवीन अनुसंधानों का अवसर एवं व्यवस्था करना। ये नए विचारों, मान्यताओं, धारणाओं एवं विद्यालयों में प्रयोग करना, अनुकूलन एवं लाभदायक परिणामों को शामिल करना, विद्यालय की जीवन की स्थापना हेतु प्रोत्साहन करना प्रबंधन का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे आपके वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रकार की जितनी भी जानकारी बीएड से संबंधित होंगी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पहला लघु उत्तरीय आपका क्वेश्चन है, क्या है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया है लॉन्ग में ही, शैक्षिक प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए। तो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं उसकी हैं, वो आप लोग देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग में और शॉर्ट में कुछ अंतर नहीं होता है, बस उसको शॉर्ट करके आप कितनी समझदारी से उस आंसर को लिख पाते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका मैं आंसर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये लॉन्ग आंसर में बता दिया गया है। इसमें आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसको मैं लॉन्ग आंसर में मैंने अगर करवा दिया है तो इसको यहाँ पर बताने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं होगा। अगला शॉर्ट आंसर अर्थात लघुत्तरीय प्रश्न जो आपका होगा वो शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक प्रबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये मैंने बता दिया है, पूरा टॉपिक ही है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं एवं शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये पूरा टॉपिक मैंने लॉन्ग आंसर में बताया है। मैंने यहाँ पर इसलिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दिया है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और शॉर्ट आंसर कैसे आप लोगों को लिखना है, ये भी आप लोग इसमें देख लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालमेल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य बताइए। तो वही रिपीट करके बार बार है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। मालवेल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य, मालवेल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित 2 कार्य होते हैं, एक तो निर्देशन कार्य करना और एक क्रियाशील कार्य करना। तो निर्देशन कार्य में आप लोग टॉपिक देख लीजिए, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है। शिक्षक कल्याण एवं छात्र सेवा का प्रकाशन करना होता है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों का प्रकाशन करना होता है, शिक्षा के भिन्न भिन्न शाखाओं का प्रकाशन करना होता है, निर्देशात्मक कार्यक्रमों का संगठन करना होता है, दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, प्रशिक्षण एवं सेवाओं की व्याख्या करना होता है, शिक्षा के विभिन्न भिन्न जो प्रकारों का प्रकाशन करना होता है, सेवारत शिक्षकों एवं विस्तार शिक्षा की व्यवस्था करना होता है, शिक्षकों हेतु व्यवस्थापिक शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। जबकि क्रियाशील कार्य में क्या आता है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है। शैक्षिक योजनाएं बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना, मतलब शिक्षा से संबंधित क्रिया बनाओ, उन्हें जमीनी स्तर पर लेके आओ। अनुशासन एवं निगरानी रखना, निगरानी भी रखी जाती है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक सेवाओं की व्यवस्था करना। अगला क्या है, छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदानों का वितरण करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना। अगला है शैक्षिक वित्त योजना बनाना। अगला जनता विद्यालय एवं महाविद्यालय एवं पुस्तकालयों की सेवाएं करना। अगला नीतियों एवं विधियों को निर्धारित करना। अगला है शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जबकि अगला क्या है, पाठ्यक्रम पुनर्गठन एवं प्रशासन करना। जबकि शोध कार्य, शोध प्रशासन एवं सर्वेक्षण की सांख्यिकी पर अधिक जोर दिया जाता है। तो आप लोग बस इसको याद कर लीजिए और अभी से ही आंसर क्या है आप लोग एक एक आंसर लिखते जाइए, क्योंकि ये बात मानिए कि अगर आप लोगों का बीएड में नंबर कम आया तो शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हो जाएंगे। अगर हाई स्कूल इंटर में अगर आपका नंबर कम है, बीए बीएससी में आपका नंबर कम है, तो यहाँ से किसी भी तरह आप लोग एडजस्ट करिए। एडजस्ट कैसे करेंगे, अच्छा सा डायग्राम बनाइए, अच्छी राइटिंग में लिखिए, ठीक है, और अच्छे हेडिंग डाल के बनाइए। तो कई तरीक़ों से आप नंबर बढ़ा सकते हैं, वो भी सेमेस्टर वाइज पेपर में। तो आप लोगों के पास मौका है अच्छे से अच्छे, कम से कम ये मान के चलिए कि 80 से 85% आपको नंबर किसी भी तरह लाने हैं, किसी भी तरह लाने हैं। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन का महत्व स्पष्ट करिए। तो यहाँ पे महत्व बताइए। महत्व मतलब कि विद्यालय किस प्रकार अगर प्रबंधन हो रहा है, अच्छे तरीके से प्रबंधन हो रहा है, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो जो वहाँ पर स्टाफ है, तो उस पर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा कि पॉजिटिव पड़ेगा, तो उस बारे में इसको लिखना है। तो कैसे विद्यार्थी अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे जो सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, योजनाएँ बनाई जा रही हैं कि जैसे भी हो भारत की जो लिटरेसी रेट है वो आगे बढ़ सके, तो इसके लिए क्या महत्व होगा ये प्रबंधन का, तो उसके बारे में आपको करना है। एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बता दिया है पहले ही। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि विद्यालय के प्रमुख कार्य होते हैं, निम्नलिखित होते हैं: शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। अब ऐसा तो नहीं है ना नैतिक विकास के लिए वो कहीं और जाएगा पढ़ने के लिए, विद्यालय में ही तो जाएगा। चारित्रिक विकास का पढ़ने के लिए कहीं और जाएगा, विद्यालय में ही जाएगा। तो मानसिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हो गया, सामाजिक प्रशिक्षण हो गया। इस प्रकार कई सारे कार्य होते हैं विद्यालय के जिसका जो है विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उसी प्रभाव के कारण ही विद्यार्थी जो है जीवन प्रयत्न सीखने का प्रयास करता है, और जो भी उसने सीखा है वो जीवन प्रयत्न जो अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उसमें भी उसका प्रयोग करता है। और उसी यही विद्यालय का ही प्रभाव होता है, विद्यालय का ही कार्य होता है कि वो समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में निवास करता है। तो आप लोगों का ये जो फर्स्ट चैप्टर था उसका फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों के पास अभी टाइम बहुत है, 1 महीने से ऊपर टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लेंगे और अच्छे से नंबर ले आएंगे, तो ये बात मानिए कि जैसे ही आप लोग बीएड करते हैं उसके बाद आप लोगों के लिए टीचर की जॉब रखी है। लेकिन अगर आप लोगों ने लापरवाही की, तो अगर कहीं भी नंबर इसमें कम आ गया और आपके एकेडमिक मेरिट के कारण कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप लोग याद रखिएगा जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अधिक से अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक नंबर गेन करने की कोशिश करिए आप लोग। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक एक नंबर से, दो दो नंबर से वो सरकारी जॉब से बाहर निकल गए हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में कंपटीशन हाई हो जाता है और फिर उनको कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाता है। तो आप लोगों के पास अभी टाइम बहुत है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए। कमेंट तो आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी, जैसे मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन आप लोगों की ज़िम्मेदारी मेरे लिए कुछ नहीं है। आप लोगों से मैं 50 बार बोलता हूँ कि कमेंट कर दिया करिए, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर दे दिया करिए। कोई भी कमेंट आप लोगों का नहीं आता है। अगर आपको 1% भी ये लगता हो कि आपके बीएड में तैयारी में मेरी 1% भी कहीं न भूमिका भी है, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा वीडियो में कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप सभी को जो है बीएड की पूरी क्लासेज लगातार मिलते रहेंगी। और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा और अच्छे तरीके से आपको अच्छे से पढ़ा सकूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।